रख लो आप। उसके बाद यहाँ पे प्रदेश की भाजपा की सरकार बनी, पहले से चल रही थी 5 सालों से, 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है। अब आप तो सरकार को देखते हैं कि 10 सालों से चल रही है और मीडिया के मेरे भाई बहन जो दिखाते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं। G20 हुआ कि नहीं हुआ? सबने कहा देश का मान सम्मान बढ़ रहा है इससे, और तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं जिससे कहते हैं कि देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और बन रहा है। ठीक है, हम भी देशवासी, हम भी खुश होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या देश का मान सम्मान, यहाँ जो खड़े नौजवान बच्चे हैं, जो हमारे पुलिस वाले यहाँ तैनात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे नहीं जुड़ा है? क्या देश का मान सम्मान आपकी महत्वाकांक्षाओं से, आपकी उम्मीदों से नहीं जुड़ा है? आपको रोजगार नहीं मिलना चाहिए? जब आपका मान सम्मान बढ़ेगा तभी देश का मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अग्निवीर को देखिए, इतने सारे बच्चे गांव-गांव में यूपी में वर्जिश करते हैं, तैयारी करते हैं सेना के लिए। जब एक जमाने में एक ऐसी सरकार थी जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आशाओं को, आपकी उम्मीदों को आगे बढ़ाती थी, तब आपको सेना के जरिए रोजगार मिलता था। आज क्या हुआ? अग्निवीर ले आए ना, वहाँ पे आपको रोजगार मिल रहा है। जहाँ PSU में रोजगार मिलता था, वहाँ आप देखिए बड़े बड़े PSO बेच चुके हैं, अडानी जी को दे चुके हैं। तो जो गरीब तबका है, जो आम जनता है, उसका क्या फायदा हो रहा है? गहराई में ये सवाल आप समझो और पूछो। देखो, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। किसान तब भी सड़क पे बैठा था, आज भी सड़क पे बैठा है। 8 सालों में 55 रुपए बढ़ रहा है, 55 रुपए। और आप बताओ, आप जब दुकान जाते हो सब्जी खरीदने, फल खरीदने, बनाना है घर पे, तो क्या होता है? आपको मिलता है? दाम कितने महंगे हो गए हैं, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे सब्जी, टमाटर, आलू, कुछ भी हो। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो आपका फायदा नहीं। चुनाव आने लगता है तो आपके लिए कह देते लोग एक बोरा राशन ले लो। तो जब तक आप गहराई में ये बात समझेंगे नहीं कि सरकार का कर्तव्य आपके लिए काम करने का कर्तव्य है, आपको रोजगार दिलवाने का, आपको मजबूत बनाने का, आपको शिक्षा के मौके दिलवाने का, जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं होगा। तो मैं सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ कि अपनी भलाई देखो, अपने जीवन में आपका क्या अनुभव है उसको समझो और गहराई से समझो कि आज की राजनीति आपको गुमराह कर रही है। और भैया बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद जरूर रखती हूँ कि आप सोच समझ के आगे चलेंगे, अपने भविष्य के लिए अपना वोट देंगे। अब पहली यात्रा में से एक सवाल उठा और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, देश में नफरत फैल रही है, और मैंने पूछा क्यों फैल रही है, इसका कारण क्या है? और मैंने ये सवाल हजारों लोगों से पूछा होगा। भाई, नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? नहीं, वोट बैंक नहीं है भाइयों बहनों, आप गलतफहमी में मत रहो, वोट बैंक नहीं है ये। और हिंदुस्तान की जनता ने ये मुझे बताया, किसानों ने, मजदूरों ने। राहुल जी, हिंसा और नफरत का कारण अन्याय है। हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों के साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होता है। किसान के खिलाफ अन्याय होता है, छोटे दुकानदार के खिलाफ अन्याय होता है, युवाओं के खिलाफ अन्याय होता है, सड़कों पे माताओं बहनों के खिलाफ अन्याय होता है। हिंसा का कारण, नफरत का कारण अन्याय है।
इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शब्द जोड़ दिया, क्योंकि अब ये दूसरी यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है, मगर ये दूसरी यात्रा अन्याय के खिलाफ लड़ रही है और न्याय को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है। पहले हमने यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से कश्मीर तक, क्योंकि देश में बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं और लोगों को धमकाने का, डराने का काम कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर परिवार में लड़ाई होती है, भाई ठहर जाओ, अगर परिवार में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को मारता है, तो वो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर देश को कोई कमजोर करता है तो देशभक्त का काम क्या होता है? देश को बचाना, नफरत को मिटाना, डर को मिटाना, हिंसा को मिटाना। यही लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा का था। जो नफरत समाज में फैलाई जा रही है, उसके सामने यात्रा ने 4000 किलोमीटर, और सिर्फ मैं नहीं चला भाइयों और बहनों, लाखों लोग चले हैं। मीडिया में पूरा ब्लैकआउट कर दिया था, जैसे इस यात्रा को पूरा ब्लैकआउट कर दिया है। मगर देश के दिल के अंदर, आत्मा के अंदर, डीएनए के अंदर यात्रा का मैसेज गया, मोहब्बत का मैसेज गया, नफरत के खिलाफ मैसेज गया, और इससे देश मजबूत हुआ। जैसे ऐसी भीड़ है, वैसे ही यात्रा में मैं चल रहा था, भीड़ थी। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उधर से आने की कोशिश कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको मारा, गायब हो गया। फिर वो दूसरी साइड से आया, फिर पुलिस वाले जो रूट को बनाते हैं, उन्होंने मारा उसको, फिर गायब हो गया। तीसरी बार मैंने उसको यहाँ देखा, पुलिस वालों को धकेल के, अकेला 10-15 पुलिस वालों को धकेल के मेरे सामने खड़ा हो गया पिछली यात्रा में, और कहता है सुनो, मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है। ऐसे कितनी आबादी है, कितनी है? पिछड़ों की 50% आबादी है, ठीक है। दलितों की कितनी आबादी है? 5% नहीं भाई, 15%। सब माइनॉरिटी को मिला दो, सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सबको मिला दो। इनकी कितनी आबादी है? 15%। आदिवासियों की आबादी कितनी है? 8%। 50 और 15 कितना होता है? 65 और 15 कितना होता है? 80 और 8 कितना होता है? 88 ना, ठीक है। तो इन सबको मिलाओ तो 88% इनकी आबादी है, तकरीबन 90%, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सबसे 200 बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट निकालो, ठीक है। उनमें से 90% के कितने मालिक बताओ? कितने? एक भी नहीं। छोड़ो, शायद आप लोग 90% लोग कहते हैं भैया हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक नहीं बनना चाहते। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है मालिक नहीं बनना चाहते, मालिक बनने का दम नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट में आपके लोग कितने हैं? 0। तो प्राइवेट कंपनियों, सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में आपका एक आदमी मालिक नहीं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट में एक बंदा नहीं, ठीक है।
अब आप कहो, पता नहीं शायद कहो कि भैया 90% तो प्राइवेट कंपनी में नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ये मीडिया वाले जो घूम रहे हैं, मीडिया वाली कंपनी जो है सबसे बड़ी कंपनियां हैं, इनमें से 90% के मालिक कितने? कितने? 0। ठीक है, बड़े बड़े रिपोर्टर के नाम देखो, ये सब के नाम लिस्ट निकालो, इसमें से 90% के कितने? कितने? 0। ठीक है, आप कहोगे भैया हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में भागीदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में भी भागीदारी नहीं चाहिए। मैं कहता हूं गलत है, मगर शायद आप लोगों के दिल में यही है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो।